बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपको हमारे चैनल चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी के डिफेंस गाइड पे। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है आपका सिविक्स का लास्ट चैप्टर नंबर 5, जो है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये आपका जो सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस के लो क्लास 10th की, उसका लास्ट चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर हम डेमोक्रेसी के आउटकम्स को स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपका ये है कि हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। डेमोक्रेसी के आउटकम्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि डेमोक्रेसी होता क्या है। ये हम सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी, जिसको हिंदी में हम लोकतंत्र बोलते हैं, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। यानी ऐसी सरकार जिसको लोगों ने चुना है, लोगों के लिए चुना है। ठीक है, और डेमोक्रेसी बेटर क्यों है, किसके मुकाबले बेटर है। तो अगर डेमोक्रेसी की अगर मैं तुलना करता हूं तो डेमोक्रेसी कंपैरिजन हमेशा दो चीजों से होती है। एक आपका होता है डिक्टेटरशिप, ठीक है, और एक आपका होता है मोनार्की। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जिनसे आपकी डेमोक्रेसी को कंपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस क्या है या डेमोक्रेसी बेटर क्यों है वो समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। जो नागरिक हैं उनके बीच में समानता को प्रमोट करता है। उसके बाद इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। जो किसी एक इंसान की, किसी एक पर्टिकुलर सिटीजन की जो डिग्निटी होती है, ठीक है, उसको इनहेंस करता है। सेल्फ रिस्पेक्ट की अगर मैं बात करता हूं, उससे ये वर्ड आपका मेल जोल खाता है, तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को इनहेंस करता है। उसके बाद आपका आता है इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। कोई भी डिसीजन लेना हो तो डेमोक्रेसी की अगर मैं बात करता हूं, डेमोक्रेसी के अंदर पूरा सलाह मशवरा करके सभी से डिसीजन लिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा, पार्लियामेंट के जो कंपोजिशन है, जब भी कोई बिल या कोई भी ऐसा मैटर जिसको आने वाले टाइम में हम लॉ कहते हैं वो बनाया जाता है, तो उससे पहले लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा की जाती है और इन बिटवीन जनता से भी ओपिनियन मांगा जाता है। जैसे फिलहाल अगर मैं बात करूं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके एक बिल पेश किया जा रहा है जिसके रिगार्डिंग सरकार ने जनता से भी अपना ओपिनियन मांगा है। तो इस टाइप की अगर मैं बात करता हूं तो जिसके अंदर डिसीजन की जो क्वालिटी है वो मैटर करती है। उसके बाद प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। आपस के बीच में जो भेदभाव होते हैं या कोई भी दो संगठनों के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कास्ट के बीच में, दो रिलीजन के बीच में, तो वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए डेमोक्रेसी कारगर है। तो उसके बाद रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो अगर मैं एक सरकार की बात करता हूं, क्योंकि डेमोक्रेसी अगर मैं इंडिया में कहूं तो कोई भी आपकी गवर्नमेंट है उसका जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। अगर वो 5 साल के अंदर कुछ अच्छे काम नहीं कर पाई या लोगों की उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पाई, तो अगले 5 साल लोगों के पास चॉइस होता है कि वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को प्रेफरेंस दें सरकार में आने के लिए। तो ये सभी चीजों से हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो डिक्टेटरशिप या मोनार्की से बेटर होती है। अब अगर मैं बात करता हूं अकाउंटेबल गवर्नमेंट, क्योंकि ये आपका बेसिकली टॉपिक है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है। अकाउंटेबल की अगर मैं बात करता हूं तो जनता के प्रति कितनी ये अकाउंटेबल है, कौन, सरकार। ठीक है भाई, अगर मैं बात करता हूं डेमोक्रेसी के अंदर जितने भी लीडर्स हैं वो सारे के सारे आपके जो जनता है उन्होंने उनको बुलाया होता है। ठीक है ना, उन्होंने इलेक्ट करके उनको भेजा होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। तो डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन की अगर मैं बात करता हूं तो डेमोक्रेसी का सबसे बेसिक जो आइडिया है वो आपका डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन ही है। ठीक, यानी जहां पर नेगोशिएशन चलती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि डेमोक्रेसी के अंदर नेगोशिएशन की जो जगह है वो कहां बनती है, कि कई बार आपने कोलिशन का नाम सुना होगा। कोलिशन गवर्नमेंट जो हमने पहले भी स्टडी करी है। तो कोलिशन गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जब कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी आपकी पूर्ण बहुमत से सरकार ना बना सके, तो उसको और पॉलिटिकल पार्टीज का सहारा लेना पड़ेगा, वहां पर नेगोशिएशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहां पर आपका डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है कोलिशन गवर्नमेंट के ऊपर सही बैठता है। उसके बाद इट इंश्योर्स दैट ऑल द डिसीजंस आर मेड फॉलोइंग द प्रॉपर नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। ये गवर्नमेंट इंश्योर करती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि जितने भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो एक प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर प्रोसीजर से लिए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने बिल का केस सुना होगा। बिल बेसिकली क्या होता है, जो आपका एक्ट होता है या कानून होता है वो सबसे पहले रूप में लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है। तो एक प्रोसेस है कानून बनाने का कि सबसे पहले एक जो ड्राफ्ट तैयार होता है जिसको हम बिल कहते हैं, उसको लोकसभा या राज्यसभा में पास पेश किया जाता है। इसमें डिस्कशन होते हैं, चर्चाएं होती हैं और लोकसभा राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा से पास होने के बाद फिर
आपका प्रेसिडेंट के पास जाके ये एक्ट बनता है। इन बिटवीन बिल को रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, रिकंसिडरेशन का सामना करना पड़ता है, होल्ड का सामना करना पड़ता है, काफी चीजों का सामना करना पड़ता है। तो ये सारे प्रॉपर नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स हैं जिनके रिगार्डिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो डिसीजंस को ले पाती है। और उसके बाद आता है डेमोक्रेसी हैज ट्रांसपेरेंसी टू सम एक्सटेंट, यानी डेमोक्रेसी के पास पारदर्शिता है, ऐसा लोग सोचते हैं। और इस ट्रांसपेरेंसी की वजह से ही जो अकाउंटेबिलिटी है वो रहती है। और सबसे बड़ा एग्जांपल आपका होता है वोटिंग का, ठीक है। तो ये सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, ये अकाउंटेबिलिटी का आता है इसके अंदर। और इसके अंदर अगर मैं अकाउंटेबिलिटी की बात करता हूं तो वोटिंग का जो प्रोसेस है वो हम सब जानते हैं भाई, आपका जो इलेक्शन होते हैं वो सारे के सारे ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है ना। हर एक बंदा अपना वोट डाल के आता है, पूरी निगरानी के अंदर डाल के आता है और अपनी मर्जी से देके आता है। और फाइनली जब रिजल्ट आता है वो पूरे इंडिया के सामने होता है और पूरे वर्ल्ड के सामने होता है, जो एक सबसे बड़ी ट्रांसपेरेंसी है डेमोक्रेसी के अंदर। और एक और चीज की अगर मैं बात करता हूं, आरटीआई एक्ट की अगर मैं बात करता हूं, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का आया था। इसका मतलब क्या था कि आरटीआई के तहत जो लोग हैं वो सरकार से पूछ सकते हैं। यानी एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूं, अगर हम गांव में कोई भी सड़क बनी है या गांव में किसी चीज की डेवलपमेंट हुई है और आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर भाई सरकार का नाजायज पैसा लगा है या सरपंच ने भाई नाजायज इसके अंदर भाई कमाई करी है, तो उसके लोग आरटीआई लगा के उस पर्टिकुलर जो डेवलपमेंट करी है, या मान लो कोई दीवार बनाई है या कोई रोड बनाई है, उसके रिगार्डिंग आरटीआई लगा के उसका पूरा खर्चा पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी का एग्जांपल है। एंड दो इट doesn't have a very good record when it comes to sharing information with the citizen, हालांकि नहीं है सिटीजन को शेयर मतलब इंफॉर्मेशन शेयर करना, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी है। एंड द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी दैट इट प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन, रिस्पॉन्सिव टू द इट्स नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन। सिटीजन्स के प्रति अकाउंटेबल होना, जिम्मेदारी के साथ अपनी सरकार चलाना, रिस्पॉन्सिव होना, रिस्पॉन्स देना किनके प्रति, उनकी जरूरतों के प्रति। और लास्ट में जो सिटीजन की अपेक्षाएं हैं, जब उन्होंने वोट डाले थे तो कुछ ना कुछ अपेक्षाएं थी उनकी भी, ये सरकार आएगी तो बहुत सारे मुद्दों के ऊपर काम करेगी, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि पॉवर्टी, ठीक, जैसे कि डेवलपमेंट के मुद्दों के ऊपर। तो वो एक्सपेक्टेशन मीट कर पाई है, नहीं कर पाई। तो ये पॉइंट सारे आपके अकाउंटेबल गवर्नमेंट में आते हैं। और उसके बाद आता है भी आपका रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो सबसे पहले अगर मैं रिस्पॉन्सिव की बात करता हूं तो इट रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। बेसिक नीड्स की अगर मैं बात करता हूं तो रोटी, कपड़ा और मकान होता है, और डेमोक्रेसी इन नीड्स के ऊपर पूरी खरी उतरी है, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं दे एक्चुअल रिस्पॉन्ड टू द एक्चुअल नीड ऑफ द पीपल। दूसरा, इग्नोर द डिमांड ऑफ द पॉपुलेशन एट टाइम्स। कई बार ऐसा हो जाता है कि जहां पर पॉपुलेशन जो उसकी डिमांड होती है उसको इग्नोर भी करना पड़ जाता है। एंड डेमोक्रेसी इज नॉट फ्री फ्रॉम द इविल करप्शन। और फिर अगर मैं करप्शन की बात करता हूं तो डेमोक्रेसी के अंदर करप्शन भी आपकी आती है। और वहीं पर अगर मैं इधर की बात करता हूं, लेजिटिमेट की बात करता हूं, तो डेमोक्रेसी इज पीपल्स गवर्नमेंट एंड हेंस लेजिटिमेट। यानी जो डेमोक्रेसी है, यानी लोकतंत्र है, वो किसका है भाई, लोगों द्वारा चुना गया है, और इसीलिए ये लेजिटिमेट है, ठीक है ना। भाई लोगों द्वारा चुनने को ही हम ये बोल सकते हैं कि लेजिटिमेट है, या जिसको हम ये कह सकते हैं भी कहीं ना कहीं भाई जो सरकार का एक दायित्व बनता है लोगों के प्रति, क्योंकि लोगों ने ही सरकार को चुना। उसके बाद है पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम। लोग इस बात को मानते हैं कि वो उन्हीं लोगों से अपने ऊपर राज करवाना चाहते हैं जिन लोगों को उन्होंने चुना, मैक्सिमम लोगों ने, ठीक है ना। ये आपका लेजिटिमेशन में आता है। And democracy's ability to generate its own support is itself an outcome that cannot be ignored. यानी its ability to generate its own support, यानी लोकतंत्र की खुद की एक एबिलिटी होती है जिससे वो अपना सपोर्ट खुद जनरेट कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं, अगर 2014 की बात करते हैं, 2014 के अंदर इंडिया के अंदर आपकी बीजेपी सरकार आई थी, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। 2014 से 2019 के अंदर फिर इलेक्शन हुए थे। अगर बीजेपी गवर्नमेंट लोगों को काम नहीं करती या लोगों की उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पाती तो ऑब्वियस था कि उस टाइम लोग इनको हरा भी सकते थे और इनकी जगह इंडियन नेशनल कांग्रेस भी ले सकती थी। बट ये लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरी, यानी कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट थी, इसलिए लोगों ने इनको और भारी बहुमत से जिताया, यानी अकेली बीजेपी ही इस टाइम पर 300+ सीटें लेगी। तो अब आप देख सकते हो कि लगातार 10 साल अगर कोई सरकार राज कर रही है डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो वो खुद ही अपना सपोर्ट जनरेट कर रही है, यानी लोगों के अंदर भाई उसकी पॉपुलैरिटी है, लोग उनसे खुश हैं। तो ये चीजें आपकी आती है। सर की वीडियो आ रही है, उसके ऊपर क्या नहीं लिखा था?
अगला आपका आता है पॉइंट आपका कि डेमोक्रेसी की अगर मैं बात करता हूं लेजिस्लेशन की, तो डेमोक्रेसी बेशक हम मानते हैं कि स्लो है, लेस एफिशिएंट है एंड नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव। भाई हमेशा जरूरी नहीं है कि रिस्पॉन्सिव हो, लेकिन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये लोगों की खुद की सरकार होती है। दैट इज वाई देर इज एन ओवरवेलिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर मैं बात करता हूं आपका एशिया के अंदर या साउथ एशिया के अंदर, तो ये आपका पाकिस्तान है और कुछ पार्ट है आपका इंडिया का। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम आपका इंडिया का है, यहां पर बांग्लादेश आ गया, यहां पर आपका श्रीलंका आ गया। ठीक है, तो अगर मैं रेड पोर्शन की बात करता हूं तो यहां पर वो लोग हैं यानी 62% लोग हैं जो ये मानते हैं कि भाई डेमोक्रेसी प्रेफरेबल है, जिसमें बांग्लादेश 69, 70 आपका इंडिया है, नेपाल 62 है, पाकिस्तान 37 है, ठीक है, और श्रीलंका 71 है। यानी पाकिस्तान का अगर मैं बात करूं तो ये डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग आप ये मान के चलो कि इतने कंफर्टेबल नहीं है, ये कंफ्यूजन है। उसके बाद अगर मैं येलो पोर्शन की बात करता हूं तो येलो पोर्शन जो पार्ट है ये आपका थोड़ा बहुत अपना गुजरात का पार्ट लगा लो या थोड़ा सा महाराष्ट्र भी कह सकते हैं। ये मानता है कि कई बार डिक्टेटरशिप ठीक है, यानी इसके अंदर अगर बात करूं तो पाकिस्तान का 14, इंडिया का 9, बांग्लादेश का 6 और 11% लोग श्रीलंका के मानते हैं कि समटाइम डिक्टेटरशिप इज बेटर। और इसके अलावा जो ये इतना बड़ा पोर्शन है यानी ओवरऑल अगर मैं 23% की बात करता हूं तो उसके अंदर 25% बांग्लादेश, 21% इंडिया, 28% नेपाल, 49% पाकिस्तान और 18% श्रीलंका ये बोलते हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर भी हम ओवरऑल लेके चलें तो डेमोक्रेसी ही प्रेफरेबल है, ये इस पूरे जो मैप का निचोड़ है। ठीक है ना, तो ये हालांकि साउथ एशिया के अंदर बताया हुआ है कि भी सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी फॉर देयर ओन कंट्री, यानी बहुत कम लोग हैं जो डेमोक्रेसी की सस्टेनेबिलिटी पे डाउट करते हैं। ठीक है ना, पाकिस्तान के अंदर ज्यादा है लेकिन ओवरऑल बहुत कम है। ठीक, फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूं ओवरवेलिंग सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी, जहां पर ये स्ट्रांगली एग्री है डेमोक्रेसी के लिए, तो वहां पर आप देख सकते हो कि ओवरऑल साउथ एशिया का जो मीटर है वो काफी हद तक स्ट्रांगली एग्री इस बात को लेकर। तो डेमोक्रेसी की ठीक है, थोड़ी बहुत डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट फिर भी अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो डिक्टेटरशिप और नाल से डेमोक्रेसी इज फार बेटर। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट की, जहां पर हम इकोनॉमी जोड़ देते हैं अपनी ग्रोथ के अंदर, यानी जहां पर पैसे की बात होती है, जहां पर व्यवसाय की बात होती है और साथ के अंदर डेवलपमेंट की बात होती है, वो हम डेमोक्रेसी से रिलेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये है, इफ डेमोक्रेसीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट्स देन इज इट नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट दैट दे वुड आल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट। यानी अगर हम डेमोक्रेसी से गुड गवर्नमेंट की या गुड गवर्नेंस की एक्सपेक्टेशन करते हैं तो ये फेयर नहीं होगा ये बात सोचना कि भाई वो डेवलपमेंट भी प्रोड्यूस करे। क्योंकि अगर मैं 1950 से लेके 2000 के बीच के जो आंकड़े लेके चलता हूं, जहां पर हमने डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप जो कंट्रीज हैं या कई पुअर कंट्रीज हैं जिनमें डिक्टेटरशिप है, तो वहां पर हमने जो ग्रोथ रेट देखा है वो डिक्टेटर जो कंट्रीज हैं या जहां पर भाई किसी एक पर्टिकुलर बंदे का राज है जो डिक्टेटर है, वहां पर हमने देखा है कि जो ग्रोथ रेट है वो 4.42 है। ठीक है, ये सभी कंट्रीज है जिसमें पुअर भी आ गई और तुम्हारी रिच भी आ गई। और अगर मैं बात करता हूं पुअर कंट्रीज यानी जहां पर गरीबी है, वहां पर इन दोनों कंपैरिजन किया है, तो वहां पर जो कंपैरिजन है वो हालांकि ज्यादा इतना वो नहीं है, हार्डली 0.6 अगर मैं बात करूं 0.6 अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो ये आपका ग्रोथ रेट सेम आपका डिक्टेटरशिप जैसा हो जाता है। ठीक है, तो डिक्टेटरशिप का थोड़ा सा जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा सा ज्यादा है डेमोक्रेसी से, लेकिन फिर भी हम ये इसको इतना भी ज्यादा नहीं कह सकते कि हम डेमोक्रेसी को बिल्कुल ही नकार दें। ठीक, और अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करूं तो आपकी पॉपुलेशन, आपकी क्या ग्लोबल सिचुएशन है, अदर कंट्री से क्या आपको पॉपुलेशन मिल रहा है, इकोनॉमिकल जो प्रायोरिटीज हैं यानी आपकी जो कंट्री है वो क्या क्या इकोनॉमिक प्रायोरिटीज लेके चल रही है दिमाग के अंदर, सभी चीजों के ऊपर आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट गुजरती है। अब जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ये आपको कार्टून बनाया गया है, ये आपका बताया गया है जो ऊपर वाला पोर्शन है आपका रिच क्लास का और ये पोर्शन है आपका पुअर क्लास का, और इन बिटवीन आपका जो पोर्शन आ जाता है वो आपका रहता है मिडिल क्लास का। तो कई बार हमने ये भी देखा है कई केस में जो रिच है वो बहुत रिच होते जा रहे हैं और पुअर बहुत पुअर होते जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ रहा है वो आपका मिडिल क्लास लोगों पे पड़ता है। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्रीज विद डिक्टेटरशिप्स एंड डेमोक्रेसीज इज नेग्लिजिबल, यानी 0.6 का जो फर्क था वो बहुत ही नेग्लिजिबल था। तो इसलिए हम इस बिहाफ के ऊपर नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप से कम प्रेफरेबल है। And overall, we cannot say that democracy is a guarantee of economic development, but we can expect democracy not to lag behind dictatorships in this respect.
यानी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो सरकार लोगों ने चुनी है वो डिक्टेटरशिप के मुकाबले, तानाशाही के मुकाबले इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर भी पीछे नहीं रहनी चाहिए। क्लियर? फिर आपका आता है रिडक्शन इन इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता और पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। तो डेमोक्रेसीज की अगर मैं बात करूं, यानी लोकतंत्र की अगर मैं बात करता हूं, वो सारी की सारी पॉलिटिकल इक्वालिटी के ऊपर मतलब डिपेंडेंट होती है या बेस होती है। जैसे कि इलेक्शन जब होते हैं तो सभी को इक्वल वेटेज होता है वोट डालने का, यानी हर एक बंदे का वोट कीमती है। लेकिन इसके बावजूद जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठीक, अब ये इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज की, ठीक है, जिसके अंदर जो टोटल शेयर है नेशनल इनकम का, ठीक है, उसमें जो टॉप 20% है, यानी जो रिच लोग हैं, ठीक है, वो आपके टॉप 20% के अंदर आते हैं और उनका जो शेयर है वो 64.8% है और बॉटम 20% जो है उनका 2.9 है। वैसे ही ब्राजील में 63% है और लोअर 2.6 है। ठीक है, तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि जो परसेंटेज शेयर है जो नेशनल इनकम का, तो टॉप 20% है, यानी ये रिच है और ये आपके पुअर है। तो आप इनके बीच में आप असमानता देख सकते हो भी कितनी ज्यादा है। कहाँ 50 है, कहाँ आपका 4 है, कहाँ 34 है, कहाँ आपका 10 है, कहाँ 64 है, कहाँ आपका 29, सॉरी 2.9 है। ठीक है, सो द अल्ट्रा रिच एंजॉय अ हाईली disproportionate share of wealth and income. Not only that, their share in the total income of the country has been अल्ट्रा रिच है। अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो अडानी हो गया आपका, अंबानी, आपके अंबानीज हो गए, ठीक है, टाटा की अगर मैं बात करता हूं, ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे महिंद्राज की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं बिरलाज की बात करता हूं, तो ये सारे के सारे वो लोग हैं जो अल्ट्रा रिच के अंदर आते हैं और जो उनका परसेंटेज शेयर ऑफ नेशनल इनकम है वो नियर अबाउट आपका इतना देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड दोज एट द बॉटम ऑफ सोसाइटी हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन, देयर इनकम हैव बीन डिक्लाइनिंग एंड समटाइम्स दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो इनके जो हाल हैं वो इतने माड़े हैं कि कई बार इनको खाना, पहनना, रहना, एजुकेशन और हेल्थ, इसके भी इनको वांदे हो जाते हैं। मतलब ये इतनी भी चीजें कई बार अफोर्ड नहीं करते। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये आपकी डेमोक्रेसी के अंदर हमें देखने को मिलती है। हालांकि ये तो हर जगह देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी हम डेमोक्रेसी से ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करते। फिर आई थी आपकी पॉवर्टी। द पुअर कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर वोटर्स एंड नो पार्टी विल लाइक टू लूज देयर वोट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं गरीबों की बात करता हूं तो गरीब हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा है भाई, ठीक है, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो फ्री के जितने भी कंसेप्ट लेके आती है वो गरीबों के लिए लेके आती है, ठीक है ना। और कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि पैसों के हिसाब से जो वोट लिए जाते हैं वो आने वाले टाइम से वो चीज खत्म हो जाए, ठीक है। बट क्वेश्चन क्या है कि भाई क्या जो पॉवर्टी है वो खत्म कर दी गई है या खत्म करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? तो आंसर इज नो। द सिचुएशन इज मच वर्स इन सम अदर कंट्रीज लाइक बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो आधे से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो गरीबी में जीती है। कई सेवरल मतलब कई पुअर कंट्रीज के अंदर ऐसी सिचुएशन आ गई है कि उनको फूड सप्लाईज के लिए भी रिच कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, लाइक यूएस एंड यूरोप। और इसमें बहुत सारी कंट्रीज जो आपकी हैं वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की है। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि ये वर्ल्ड की हेल्थ है, जिसके अंदर से जो पुअर लोग हैं उनके पास इतना हिस्सा है और जो 2% लोग हैं जो रिच हैं उनके पास इतना हिस्सा है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका आता है अकोमोडेशन एंड सोशल डाइवर्सिटी। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ हार्मोनियस एंड सोशल लाइफ, यानी लोगों के बीच में हार्मनी, पीस, शांति, लड़ाई झगड़ा ना हो। ये डेमोक्रेसी से सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती है, ठीक है। और डेमोक्रेसीज की वजह से कई सोशल डिविजन्स को हमने लड़ाई झगड़े से रोका है। फॉर एग्जांपल आपने पावर शेयरिंग के अंदर बेल्जियम, फ्रेंच, डच, इनके बीच के अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, कंफ्लिक्ट पैदा हो गया था। और कैसे डेमोक्रेसी ने, यानी आपकी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट आई थी, एक आपकी स्टेट गवर्नमेंट थी और एक आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, इन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन करके कैसे इनके बीच में जो कंफ्लिक्ट था उसको हटाया था। And no society can fully permanently resolve conflicts among different groups, but we can certainly learn to respect these differences and we can also evolve mechanism to negotiate the differences. इसका मतलब क्या होता है भी कोई भी सोसाइटी है वो पूरी तरह से और परमानेंट तरीके से कन्फ्लिक्ट्स को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन हाँ हम इन डिफरेंसेस को भाई हम समझ सकते हैं कि ये डिफरेंसेस कैसे कम किए जाएं। ऐसे तरीके हम देख सकते हैं, ऐसे मैकेनिज्म हम ले सकते हैं ताकि उन ग्रुप्स के बीच में
उनके जो कास्ट लगा लो या रिलीजन के रिगार्डिंग हम ऐसे मैकेनिज्म इन्वॉल्व करें जहां पर उनके डिफरेंसेस को नेगोशिएट किया जा सके, जहां पर बातचीत के जरिए उनके जो डिफरेंसेस हैं उनको खत्म किया जा सके। एंड इट इज बेस्ट सुटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम, और डेमोक्रेसी इस चीज में बेस्ट है। एंड नॉन डेमोक्रेटिक regimes often turn a blind eye or to suppress internal social differences। और वहीं पर अगर मैं बात करता हूं जो आपके डेमोक्रेटिक regimes है, यानी डिक्टेटरशिप की अगर मैं बात करूं तो डिक्टेटरशिप के अंदर ये चीज बहुत ही कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे अक्सर अगर ऐसी चीजें होती हैं तो ये अपना मुंह फेर लेते हैं या आंखें बंद कर लेते हैं कि होता है होने दो यार, हमें क्या फर्क पड़ता है। या उन लोगों के पास उन लोगों से ये ज्यादा मतलब अपना नजदीकियां बना लेते हैं जो लोग इनकी बात मानते होते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता अभी कंफ्लिक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये अपने हिसाब से राज को चलाते हैं। ठीक। और अगर मैं बात करता हूं भाई श्रीलंका की, तो श्रीलंका के अंदर हमने देखा कि भाई जो डेमोक्रेसी थी उसने दो कंडीशन कितनी तरीके से फुलफिल की। जैसे इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल्ड बाय मेजॉरिटी ओपिनियन, द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटी। श्रीलंका के अंदर हमने केस देखा था कि सिन्हाला कम्युनिटी थी और एक आपकी श्रीलंकन तमिल से और एक इंडियन तमिल, इनके बीच में जो कंफ्लिक्ट था, सिन्हालास को इन्होंने मेजोरिटी के हिसाब से काफी ज्यादा वेटेज दे दी थी, जिसकी वजह से जो तमिलियंस थे या श्रीलंकन तमिल लगा लो, इंडियन तमिल लगा लो, इन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था, एलटीटी एक ग्रुप बनाया था, जिससे काफी टाइम तक श्रीलंका के अंदर अनरेस्ट हुआ। लेकिन बाद के अंदर जब सरकारें समझी तो उन्होंने ये बात सोची कि अगर हमें कंट्री को बहुत आराम से चलाना है, शांतिपूर्वक चलाना है, तो हमें मेजोरिटी लोगों के साथ साथ जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनकी भी बात सुननी पड़ेगी, उनको भी बराबर वेटेज देनी पड़ेगी। और दूसरा पॉइंट है, इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। यानी अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि अगर हम लेके चले कि इसके अंदर अगर सिन्हाला कम्युनिटी के कोई लोग आपकी सरकार में आए हुए थे या आ जाते, तो उस केस के अंदर उनको ये बात सोचनी चाहिए थी कि जो सरकारें हैं या एक देश है वो किसी एक पर्टिकुलर मेजोरिटी के हिसाब से नहीं चलता, चाहे वो रिलीजन में हो, चाहे वो किसी कास्ट के अंदर हो, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो। हमें सबका ही देखभाल करके स्टेट को या कंट्री को चलाना होता है। And democracy remain democracy only as long as every citizen has a chance of being majority at the same point of time। डेमोक्रेसी तब डेमोक्रेसी मानी जाती है जब हर इंसान को एक मौका मिले कि वो माइनॉरिटी होने के बावजूद मेजोरिटी जितने जो पर्क्स हैं उनको इस्तेमाल कर सके। यानी जो चीज मेजोरिटी को मिल रही है अगर माइनॉरिटी मिल रही है तो माइनॉरिटी भी अपने आप को मेजोरिटी के हिसाब से फील करेगा। ठीक है। और लास्ट आपका टॉपिक आता है डिग्निटी ऑफ फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। जो सिटीजन्स हैं उनकी जो आजादी है उसकी कितनी रिस्पेक्ट है। एंड डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। इज्जत और आजादी ये दो मेन चीजें हैं जो आपके डेमोक्रेसी की एक तरह से बेस है। और अगर मैं इसे एग्जांपल लेकर चले तो वुमेन की डिग्निटी बात करते हैं। कहाँ पुराने टाइम के अंदर हुआ करता था कि जहां पर वुमेन को पढ़ना मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं करवाया करते थे, वुमेन को ये सोचा करते थे कि भाई ये तो घर का काम कर सकती है और काम नहीं कर सकती। वुमेन और मैन के जो राइट्स थे उनके रिगार्डिंग कोई बात ही नहीं किया करता था, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी थी वो सारी की सारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। उसके बाद काफी फेमिनिस्ट मूवमेंट्स आई, वुमेन ने बहुत स्ट्रगल किया और उसके बाद फाइनली डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर अपने आप को मैन के बराबर प्रूव किया। That doesn't mean that women are actually always treated with respect, but once the principle is recognized, it becomes easier for women to wage a struggle against and what is now and morally। इसका मतलब ये नहीं है कि वुमेन को हमेशा ही भाई रिस्पेक्ट के तरीके से मतलब ट्रीट किया गया, लेकिन एक बार जब ये प्रिंसिपल बन गया था, एक बार जो लेडीज को इज्जत मिलनी शुरू हो गई थी काम के अंदर, समाज के अंदर, तो उसके बाद धीरे धीरे जो वुमेन का स्ट्रगल था इस चीज के अगेंस्ट वो कम हो गया। ठीक है। जैसे ये आपका कार्टून बना हुआ है तो इसके अंदर क्या होता है, कई बार जाते हैं तुम्हें ले दो, कई बार कोई ऐसी होती है तो हम ऑफर कर देते हैं। ठीक है। तो वो एक रिस्पेक्ट है। ठीक है ना, वो चीज हमें देखने को मिलती है इसमें। और यहीं पर ये बातें सेम आपकी होती है कास्ट इनइक्वालिटीज में। एज डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथन द क्लेम्स ऑफ डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। हमारा जो फंडामेंटल राइट है जिसको बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, जो आपका आर्टिकल नंबर 14 है, बेसिक फंडामेंटल राइट है, वो आपको यही बताता है कि इंडिया के अंदर आप चाहे किसी कास्ट के हो, किसी रिलीजन के हो, किसी सेक्स के हो, आपको किसी भी पॉइंट के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपको डेमोक्रेसी का। ठीक है। एंड द एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, हम मानते हैं कि जो डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं, क्योंकि
इंडिया चाहे कितनी तरक्की कर जाए, लेकिन लोगों के मन में सरकार के प्रति हमेशा सवाल रहेंगे। तो एग्जामिनेशन जो डेमोक्रेसी का है वो कभी खत्म नहीं होता। अगर एक एग्जामिनेशन पास कर जाती है तो दूसरा उसके लिए आगे खड़ा हो जाता है। पीपल को, यानी लोगों की अगर मैं बात करता हूँ तो कई बार उनको बेनिफिट भी मिलते हैं, तो वो बेनिफिट्स भूल के वो और बेनिफिट्स के रिगार्डिंग बात करते हैं। अगर उनको नहीं मिल पाते तो वो डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हैं। And that is why we ask people about way democracy function. They will always come up with more expectations and many complaints. और कंप्लेंट्स वहीं की जा सकती हैं भाई जहां पर कोई सुनने वाला हो, और ये चीजें आपकी ना ही तो डिक्टेटरशिप के अंदर है, ठीक है, और ना ही आपकी मोनार्की के अंदर है। सबसे बड़ी बात यही है कि डेमोक्रेसी में आप कंप्लेंट्स कर सकते हो, वो भी फ्रीली, इंडिपेंडेंटली, और अपनी एक्सपेक्टेशंस आप बता सकते हो थ्रू प्रेस। ये हम देखते ही हैं। तो बच्चों इसी के साथ ये जो चैप्टर आपका खत्म होता है। तो मेरी जो पॉलिटी की सीरीज है मैंने लगभग एक शॉर्ट के अंदर ही आपको सभी के सभी चैप्टर्स करवा दिए हैं। तो जो बच्चे बुक से थोड़ा बहुत ये देखते हैं, जिन्होंने एक बार बुक स्टडी कर ली है, उसके बाद वो थोड़े नोट्स बनाना चाहें या इसको ब्रीफ अप में स्टडी करना चाहें, खासकर एमसीक्यूज के लिए, क्योंकि वो लगभग चैप्टर में से पूछे जाएंगे आपसे, तो उनके लिए ये जो मेरी सीरीज है वो बहुत ही सफिशिएंट रहेगी। इससे ज्यादा इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सीरीज है बच्चों, तो वो मैं हिस्ट्री की लेके आऊंगा आपके लिए, और उसके लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसी तरह की पीपीटीज वगैरह अवेलेबल रहे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, तो और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करना, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, और जो इस पे बेल बनी हुई है वो आप अगर प्रेस करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच।